नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में मैं विकास आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के बहुत सारे मैचेस में से जो मैच हम कवर कर रहे हैं वो है द 100 मेंस का मैच नंबर 7। आज बहुत सारे मैचेस हैं। वुमेन द 100 वुमेन है, द 100 मेन के दो मैचेस है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का T20 है, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का ओडीआई है, इसके अलावा आयरलैंड और पाकिस्तान वुमेन का T20 है। इतने सारे मैचेस है, सभी का वीडियो आना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो उनके अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, फाइनल टीम आपको दूंगा। अगर कोई उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, जरूरी न्यूज होगी, तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, जिसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा टेलीग्राम पे। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है। अभी इस वीडियो में हम जो कवर कर रहे हैं वो है द 100 मेंस का मैच नंबर 7, जो कि बर्मिंघम फोनिक्स और साउथर्न ब्रेव के बीच में खेला जाएगा। ये मैच ना डिपेंड करेगा गेंदबाजों के ऊपर, बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा गेंदबाजों के ऊपर, क्योंकि दोनों टीमों के पास में गेंदबाजी बहुत अच्छी है बल्लेबाजी के मुकाबले। और जब बर्मिंघम फोनिक्स बैटिंग करेगा तो एक अलग ही कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलेगा, जब साउथर्न ब्रेव बैटिंग करेगी तो एक अलग कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलेगा। तो कुल मिलाकर मेरा कहना यह है कि ध्यान से देख लो, समझ लो, फिर आप अपने आप से वो चेंज कर पाओगे। नहीं तो मैं तो हुई टेलीग्राम पर टॉस के बाद आपको टीम दूंगा, पर ध्यान रखना इस चीज का कि बिल्कुल डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे टॉस विनिंग के हिसाब से। तो इसीलिए ध्यान से वीडियो को समझ लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। लाइक के साथ में ना वीडियो का आगाज करिएगा, और अगर आज पहली बार हमारे साथ में जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि होगा ये कि आपको सारी वीडियोस के अपडेट मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो एनालिसिस मैं करता हूं ना, जितना जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपको यहां मिलेगी ना, कहीं और नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों, सबसे पहले वेन्यू के बारे में बात करेंगे। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, टेलीग्राम लिखा हुआ है, देखकर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। मैच होगा द रॉस बोवेल साउथहैम्पटन में। साउथहैम्पटन के इस ग्राउंड पर मैच होगा। इस मैदान के ऊपर टोटल 80 मैच हुए हैं। 47 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। एवरेज स्कोर जो हर मैच में लगभग स्कोर बनता है वो 160 के आसपास होता है। इस मैदान पे सबसे ज्यादा स्कोर बना है 170 से लेकर 190 के बीच का। तो जो अभी के लिए एवरेज स्कोर है द 100 के हिसाब से, वो मैं मान के चल रहा हूं 145 से लेकर 160 के आसपास ये स्कोर हमें देखने मिल सकता है। अब आखिरी मैच ट्रेंट रॉकेट ने 126 बनाया, मैनचेस्टर ने 116 बनाया था, और यहां पर 138 बना और यहां पर 139 बना। तो जो पिछले 4 मैचेस हुए हैं ना, उनके हिसाब से अगर चला जाए तो आपको स्कोर देखने मिलेगा 130। अब मैं स्कोर पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं दोस्तों? स्कोर पर इतना फोकस करने का मतलब यह है मेरा कि आपको 130 में क्या देखने मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा से ज्यादा एक बल्लेबाज के 40 या 50। 70-80 का स्कोर बहुत रेयर हो जाएगा 130 में, कि एक ही बल्लेबाज आपको 80-90 बना दे और बाकी पूरी टीम मिलकर आपको 40 रन दे। संभव है? नहीं है संभव, ये आप भी समझ रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि बल्लेबाज में अगर कोई ऐसा बैटर है कि आपको लग रहा है कि हाँ इसका 50 आ ही सकता है, तो ही आप उसकी तरफ जाना कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। नहीं तो ऑलराउंडर और गेंदबाज आपके लिए बेटर चॉइस होंगे। अगर कोई बॉलर ऐसा है जो आपको एक विकेट भी निकाल कर दे जाए तो वो आपकी सेफ चॉइस बन सकता है कैप्टन वाइस कैप्टनसी में। ठीक है, ये बात थी ग्राउंड से, स्कोर से रिलेटेड। अब हम देखते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में क्या है, इस मैदान के ऊपर ओपन करने आए थे टॉम बेंटन ने 30 बनाया था। यहां पे वैन मैटसन ने बनाया था 43 का स्कोर, जो कि नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे। यहां पे लियाम डॉसन थे जो कि नंबर 8 पर बैटिंग कर रहे थे, और नंबर 7 पर बैटिंग कर रहे थे टॉम करन। कंसिस्टेंसी नहीं है, सिर्फ 2 मैचेस में टॉप ऑर्डर ने और 2 मैचेस में लोअर ऑर्डर ने स्कोर किया है, और 50 किसी का नहीं, 50 किसी के बैट से नहीं आया। सेकेंड इनिंग में आओ आप, कायरन पोलार्ड 45 नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे थे, ओपन कर रहे थे जेम्स विंसी 56 बनाया, लॉरी इवंस 5वें नंबर पे थे 25 बनाया, और टिम डेविड नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे थे 44 बनाया। सेकंड इनिंग में भी एक मात्र 50 आया है, और वो आया था जेम्स विंसी के बल्ले से। इसके अलावा किसी के बैट से 50 नहीं है पिछली 4 इनिंग में इस मैदान के ऊपर। तो ऑलराउंडर हो, गेंदबाज हो, उसको कैप्टन वाइस कैप्टन कर लो, जिससे आपको ये लग रहा है कि हाँ ये कम से कम एक विकेट तो निकाल देगा। आपके 25-30 पॉइंट जो रहते हैं ना, वो आपके सेफ कैप्टनसी की चॉइस में आ जाओगे आप इससे। ठीक है, अब आप यहां पर देखो, पावर प्ले में 2 विकेट है, पावर प्ले में 2 विकेट है, पावर प्ले में 1 विकेट है, और यहां पर 2 विकेट है। मतलब कम से कम 2 विकेट आप पावर प्ले में मान सकते हो। स्टार्टिंग की जो 25-30 गेंदें है ना,
वहां पे 1 से लेकर 2 विकेट है। ऐसे में टॉप ऑर्डर का रुकना मुश्किल हो जाएगा और जो पावर प्ले के बॉलर हैं, जो अच्छे गेंदबाज हैं, सामने वाली टीम के पास एक तरफ ताइमल मिल्स है, एक तरफ आपको कौन मिलेगा, अपना ट्रेंट बोल्ट, एक तरफ क्रेग ओवर्टन मिल जाएंगे, एक तरफ साउथी मिल जाएंगे या फिर एडम मिलने मिल जाएंगे। तो दोनों तरफ के जो पावर प्ले के बॉलर है वो अच्छे बॉलर है। ठीक है, अब सेकेंड इनिंग में 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट। सेकेंड इनिंग में मोस्ट ऑफ द मैचेस में ऐसा देखा है कि 1 विकेट से ज्यादा नहीं आया तो आप 1 विकेट मान लीजिएगा पावर प्ले में। देखो, एक ऑब्जर्वेशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सही कॉम्बिनेशन या फिर एक मैच आपके दिमाग में चलेगा, तभी आप एक सही टीम तैयार कर पाओगे। अब फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की बात करें तो 10 विकेट निकाले फास्ट बॉलर ने, पहली इनिंग में 5 और स्पिनर को 3 विकेट। पहली इनिंग में 8 विकेट फास्ट बॉलर को मिले, पहली इनिंग में 6 विकेट फास्ट बॉलर को और पहली इनिंग में 5 विकेट फास्ट बॉलर्स को। तो फर्स्ट इनिंग में जो 8, 5, 5 और 6 विकेट मिले हैं फास्ट बॉलर्स को, इसका फायदा मिलेगा। तो पहली इनिंग में फास्ट बॉलर्स का डोमिनेशन है, सेकेंड इनिंग में भी फास्ट बॉलर्स का ही डोमिनेशन है, लेकिन बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं है। जैसे कि सेकेंड इनिंग में 3, सेकेंड इनिंग में 8, सेकेंड इनिंग में 3 और यहां पर 7 विकेट हमने देखे थे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड मैचेस के बारे में। मतलब पिछले जो 2 मैचेस इन दोनों ने आमने सामने खेले वो मैं आपको दिखाता हूं और यहां देखते हैं। टोटल इन दोनों टीमों ने 7 मैच खेले हैं, जिसमें साउथर्न ब्रेव ने 5 मैच जीते हैं। पिछली बार साउथर्न ब्रेव ने जब 125 बनाया था तो 126 बनाया था तो बर्मिंघम ने बराबर का स्कोर किया था, ये टाई हुआ। जेम्स विंसी का 43 था, जेम्स विंसी का यहां पर 90 था। तो जेम्स विंसी ने इस टीम के सामने तो स्कोर किया है। फिर है ल्यूइस ड्यूप्लोय जिन्होंने 39 किया, ताइमल मिल्स के 3 विकेट थे और अकिल हुसैन के 2 विकेट थे। यहां पे लियाम लिविंगस्टन का 55, एडम मिलने का 3 विकेट है, कायरन पोलार्ड अभी टीम में नहीं है, एलेक्स डेविस नहीं है, अकिल हुसैन के 3 विकेट और जॉर्डन के 3 विकेट थे। तो दूसरी तरफ बेन डकेट का 90 का स्कोर आया था। ठीक है, तो यहां पर ना अगर हम बल्लेबाजों की बात करें तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी में हमें एक विंसी का ऑप्शन मिला है और एक डकेट का ऑप्शन मिला है। ठीक है, अभी हम सबसे पहले साउथर्न ब्रेव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। साउथर्न ब्रेव की तरफ से जेम्स विंसी ओपन कर रहे हैं ड्यूप्लोई के साथ में, नंबर 3 पे जेसन रॉय और नंबर 4 पे जेम्स कॉल्स नजर आए थे। इसके बाद लॉरी इवंस, हिल्टन कार्टराइट। बैटिंग थोड़ी सी आपको ऐसी नजर आएगी कि भरोसा आपको नहीं दिखेगा। एक भी सिंगल प्लेयर ऐसा नहीं है जिसको देखकर आप ये कहो कि हाँ इस पर मैं आंख बंद करके दाव लगा सकता हूं। जैसे कि फिल सॉल्ट खेलते हैं, जैसे कि जॉस बटलर, क्लासन, जिनको हम बिना सोचे टीम में रख लेते हैं, जो रूट है, स्टीवन स्मिथ है, जो लगातार परफॉर्मेंस करते हैं। भरोसे वाला प्लेयर आपको एक भी नजर नहीं आएगा यहाँ पे, जिसको आप टीम में रखो और वो 100% स्कोर करे। अधिकतर होते हैं खिलाड़ी, हम विराट कोहली को रख लेते हैं कि हाँ पता है स्कोर कर ही जाएगा, और भी कई सारे प्लेयर होते हैं जिसको हमें पता है कि हाँ ये परफॉर्मेंस करेगा, वैसा एक सिंगल प्लेयर यहाँ नजर नहीं आएगा। और आप इनकी गेंदबाजी देखोगे ना, जॉर्डन जो कि डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, ठीक है, रेसिस टॉपली तो खैर एवरेज बॉलर है, ताइमल मिल्स जो कि कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं पावर प्ले प्लस डेथ ओवर के अंदर, और क्रेग ओवर्टन जिन्होंने पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मैच के अंदर भी। अब साउथर्न ब्रेव के जो प्लेयर है उन्होंने इस मैदान के ऊपर कैसा परफॉर्मेंस किया है वो देखते हैं। अब सबसे पहला नाम है जेम्स विंसी का। जेम्स विंसी ने लगभग 90 इनिंग्स में 35 का एवरेज और 24 बड़े स्कोर बनाए हैं। इसके अलावा ल्यूइस ड्यूप्लोय ने इस मैदान पे 9 मैच खेलकर 143 किया है और मात्र 20 का एवरेज है। जेसन रॉय ने 7 मैच में सिर्फ 88 बनाया है। जेम्स कॉल्स ने 3 मैच में 59 का स्कोर किया। लॉरी इवंस ने 13 मैचेस में 371 बनाया और 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। और हिल्टन कार्टराइट ने 3 मैचेस में 52 का स्कोर किया है और 26 का बैटिंग एवरेज है। 350 आए हैं लॉरी इवंस के बैट से और 35 का एवरेज और 22-50 है जेम्स विंसी के बैट से, और किसी ने 50 नहीं लगाया। जेम्स कॉल्स को इस मैदान पे 2 विकेट मिले हैं और क्रिस जॉर्डन को 21 विकेट मिले हैं। टॉपली को 8 इनिंग में 15 विकेट इस मैदान पर पहले मिल चुके हैं। ताइमल मिल्स को 17 में 20 और क्रेग ओवर्टन ने 11 में 17 विकेट निकाले हुए हैं इसी मैदान के ऊपर। अब आप आइए सबसे पहले जेम्स विंसी पे। जेम्स विंसी इस टीम के सामने पहले भी 2 बड़े स्कोर लगा चुके हैं, 250 किए हैं, 6 मैचेस में 232 का स्कोर है। 74% लोगों ने इनको टीम में शामिल भी किया है। पिछले मैच में बड़ा शॉट खेलने की ताक में आउट हो गए थे और रीसेंट फॉर्म देखोगे तो 34 का एवरेज है। क्योंकि इनके साथ वाले प्लेयर जो डिप्लॉय है वो उतने एग्रेसिव, उतने अटैकिंग प्लेयर नहीं है T20 के या फिर द 100 के,
तो ऐसे में जेम्स विंसी ही एक बेटर ऑप्शन है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग इनको दिक्कत देती है। जब इन्होंने 60 गेंदें खेली तो 7 बार आउट हो गए। जैकब बेथल ने पिछले मैच में बॉलिंग नहीं की तो इनको अवॉइड कर दो। अब बचे एडम मिलने। एडम मिलने जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर है, इन्होंने इनको डाली है 27 गेंदें और इन 27 गेंदों में इनको 2 बार आउट कर दिया है। ठीक है, तो पावर प्ले में एडम मिलने और जेम्स विंसी का आपको बैटल देखने मिल जाएगा। नंबर 2 पे आपको मिलते हैं ड्यूप्लॉय, और ड्यूप्लॉय ने क्या किया है, 23 का बैटिंग एवरेज है, लेफ्ट हैंड बैटिंग करेंगे, 38% सिलेक्शन है। चाहे पिछले मैच में स्कोर किया था, उसके बावजूद भी लोगों को पता है, सबको पता है कि ये उतने बेहतर प्लेयर नहीं है T20 के, इसलिए इनका सिलेक्शन स्कोर करने के बाद भी 38 है और विंसी का स्कोर नहीं करने के बाद भी 74% का सिलेक्शन है। ऑफ स्पिन इनको बहुत दिक्कत देती है, 50 गेंदों में 4 बार आउट हो चुके हैं और सामने वाली टीम के पास में डैन मॉसली है जो कि इस तरह की बॉलिंग करते हैं। अभी मेरे लिए विंसी कंफर्म और जो ल्यूइस ड्यूप्ले को छोड़ रहा हूं। नंबर 3 पे है जेसन रॉय। जेसन रॉय इस टीम के सामने 3 मैचेस में 76 का स्कोर किया है। और रॉय के बारे में आपको बता दूं कि दोस्तों ये प्लेयर ऐसा है कि चाहे जितना तेज खेले, वर्तमान स्थिति में ये 25-30 के बाद अपना विकेट फेंक के चला जाएगा, क्योंकि अभी की स्थिति ऐसी है कि बहुत तेज बल्ला चलाते हैं और पर इनके पास जो शॉट्स हैं वो थोड़े पुराने, जो क्रिकेट चलता था ना कुछ समय पहले क्रिकेट, लगभग आज से 5 से 6 साल 7 साल पुराना जो क्रिकेट था ना, वो वाला क्रिकेटिंग शॉट्स इनके पास में। 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। पहले बैटिंग करते हुए 4 50 है। ठीक है, सेकंड बैटिंग करते हुए एक मात्र 50 है और लास्ट मैच में शुरुआत इतनी तेज थी उसके बावजूद भी 30 रन ही बना पाए थे। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 4 बार आउट हो चुके हैं। एडम मिलने और ट्रेंट बोल्ट इनको 2 बार आउट कर चुके हैं। चूंकि स्विंग बॉलिंग खेलने में इनको दिक्कत आ सकती है, इसलिए ये आप देख भी रहे हैं। 84% लोगों ने टीम में रखा है। अब मैं आपको यहां पर एक बताता हूं रिस्क। छोड़ दीजिए जेसन रॉय को, ये मेरी नजरों में वो हाईली सिलेक्टेड प्लेयर है जो फ्लॉप हो सकते हैं। अगर पहला विकेट जल्दी गिर गया तो मान लीजिए कि ट्रेंट बोल्ट इनको भी खा जाएंगे। ठीक है, अब अगर इनको छोड़ा जाए तो फिर किसको रखा जाए? फिर रखा जाए जेम्स कॉल्स को, जिन्होंने बैटिंग भी की थी, बॉलिंग भी की थी। लास्ट मैच में जब आउट हुए तो स्पिनर की गेंद पर आउट हुए थे और स्पिनर की गेंद पे इन्होंने उतना बेहतर नहीं परफॉर्मेंस कर पाए। 32 इनिंग में 31 विकेट है, लगभग 10 से 15 गेंदें डालने का मौका मिल जाएगा। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये 4 बार पहले भी आउट हो चुके हैं। ट्रेंट बोल्ट है, चूंकि ट्रेंट बोल्ट अब इस नंबर पर तो बॉलिंग नहीं करेंगे, जहां पर ये बल्लेबाजी करने आएंगे तो ये खतरा नहीं है। इसके बाद है लॉरी इवंस, जिनका बैटिंग एवरेज 24 का है और एक बार 50 से ऊपर का स्कोर किया। पिछले मैच में 13 रन बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए। 26 का बैटिंग एवरेज है, उतना बेहतर ऑप्शन नहीं है स्मॉल लीग का। तो अभी अगर मैं सेफ चॉइस की बात करूं सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से, विंसी के बाद जेसन रॉय। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा स्टेट्स के अकॉर्डिंग जाऊं, थोड़ा सा मैं परफॉर्मेंस वाइज अगर देखूं तो विंसी के बाद आप जेम्स कॉल्स पे आ सकते हो। ये 2 प्लेयर आपको मिलते हैं। ठीक है, लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है और लेग स्पिन सामने वाली टीम में लिविंगस्टन है। इसके अलावा एडम मिलने ने इनको 2 बार पहले भी आउट किया है। अब आप आइए हिल्टन कार्टराइट पे। कार्टराइट अच्छा प्लेयर होता अगर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता, लेकिन 6वें नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं तो यहां पर मैं कार्टराइट की तरफ नहीं जा पाऊंगा। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी इनको दिक्कत देती है, 3 बार पहले आउट हो चुके हैं, पर जैकब बैथल को गेंदबाजी नहीं मिल रही है, इसीलिए ये खतरा नहीं बनेंगे। इसके बाद अगला नाम है मिचेल ब्रेसवेल का। ब्रेसवेल आपके लिए डिफरेंशियल ऑप्शन बन सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सेफ होता अगर नंबर 4 नंबर 5 पर बैटिंग करता। बल्लेबाज इतना जबरदस्त है, पर पता नहीं क्यों इनको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने का मौका नहीं मिलता। 7वें नंबर पर आकर में एक ऑलराउंडर को टीम में रखना मतलब रिस्की है। 7वें नंबर के ऑलराउंडर को, हाँ 4थे या 5वें नंबर का ऑलराउंडर हो तो कंफर्म पिक होता है, क्योंकि आपको पता है कि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर जाएगा। लेकिन अब यहाँ क्या है, ना तो बॉलिंग पूरी मिलेगी और बैटिंग करने के चांसेस भी कम है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में आपके काम आएगा। अभी इनको रखा हुआ है लगभग 40% लोगों ने, पर मेरी सलाह ये है कि अगर टॉप ऑर्डर में बैटिंग ना करें तो आप इनको सिर्फ और सिर्फ रखिएगा ग्रैंड लीग के अंदर। ठीक है, 22 इनिंग 17 विकेट और 2 50 ही कर चुके हैं और इनको ऑर्थोडॉक्स परेशान करता है। अब आती है गेंदबाजी सेक्शन। गेंदबाजी सेक्शन में सबसे पहले आपको मिलते हैं जॉर्डन जो कि पिछले मैच में महंगे साबित हुए थे। 26 इनिंग 29 विकेट इनके पास है। जब पहले बॉलिंग की है तो 10 में 11 और सेकंड बॉलिंग की है तो 16 में 18 विकेट निकाले हैं। रेसिस टॉपली की अगर बात करें तो 37 इनिंग 37 विकेट है। स्टार्टिंग में जब नए नए आए थे तब तो बहुत चले थे, अब तो लोगों की टीम में भी देखना मुश्किल है इनका।
फिर है दोस्तों ताइमल मिल्स, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब इनके बारे में मुझे ज्यादा आपको बताने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अच्छा वेरिएशन डाल रहे हैं, पहले कभी पिटा करते थे, अभी जो हाल की स्थिति है अच्छा वेरिएशन यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि लेफ्ट आर्म बॉलर है। इसके बाद है क्रेग ओवर्टन। क्रेग ओवर्टन ने काफी जबरदस्त गेंदबाजी की थी नई बॉल के साथ में, विकेट नहीं मिले, वो एक अलग सिचुएशन थी, वो एक अलग कंडीशन थी, पर अच्छी गेंदबाजी थी। ठीक है, पहले बॉलिंग करते हुए 12 में 7 और सेकंड बॉलिंग करते हुए 7 में 9 विकेट इनको मिल पाए हैं। अब बात करते हैं हम बर्मिंघम फोनिक्स की। दोस्तों अगर आपको मेरा बताने का तरीका सही लगता हो तो कमेंट करके आप भी मुझे बता दो कि भाई तू सही बता रहा है। दूसरी चीज ये कि भैया लाइक और कमेंट तो कर ही दोगे, साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हाँ टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बर्मिंघम फोनिक्स के पास में कुछ फिर भी बेहतर बल्लेबाज मौजूद है, जिसमें बेन डकेट है, जिसमें जॉय क्लर्क है, जैकब बेथल है, लिविंगस्टन है। ये 4 बल्लेबाज इनके पास में काफी बेहतर है। गेंदबाजी देखोगे तो और भी जबरदस्त है, टिम एडम और ट्रेंट, ये 3 ऐसे गेंदबाज है, ये वन साइडेड मैच फिनिश कर सकते हैं, सिर्फ ये 3 गेंदबाज। इसके अलावा इनके पास बेनी ओवेल, डैन मोस्ली, 2 और गेंदबाज हैं, जैकब बेथल डाल लेते हैं पर इनको मौका नहीं दिया गया। अब ग्राउंड रिकॉर्ड की बात करते हैं। बेन डकेट ने इस मैदान पर 3 मैच खेलकर रन बनाए 74। विल स्मिथ ने 5 मैच खेलकर 137 बनाया, एक 50 है। ए डोनाल्ड का 11 में 133 है। इसके अलावा जॉय क्लर्क खाता नहीं खोल पाए, लिविंगस्टन 2 में 93 और डेन मोस्ली 1 में 11 है। बेनी ओवेल को इस मैदान पे 20 विकेट मिले हैं और एडम मिलने को 4 में 6 विकेट पहले मिल चुके हैं। अब आप आइए सबसे पहले डकेट पे। डकेट ऐसा प्लेयर है जो आपको बड़ा स्कोर करके दे सकता है। मैंने अभी आपको पीछे एक स्कोर कार्ड दिखाया था जिसमें इन्होंने 92 किए थे, जिसमें पूरी टीम के 130 रन थे, मतलब टीम ने 40 बनाए, इन्होंने 90 बनाया, तो ये वो कर सकने में सक्षम है। और साउथर्न ब्रेव के सामने पहले भी 90 का स्कोर इन्होंने किया है। दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड अच्छा है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बढ़िया चॉइस है। और क्रिस जॉर्डन ने इनको 3 बार आउट किया है, पर जॉर्डन नई गेंद के साथ में बॉलिंग नहीं करते। नंबर 2 पर आपको कौन मिलता है? विल स्मिथ है। विल स्मिथ ने ये स्कोर पता नहीं कहां बनाया है, मुझे समझ नहीं आता। हाँ, एक बार मैंने इनको पाकिस्तान लीग के अंदर, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर एक बार 50 बनाते देखा था। 80-90 बनाए थे जब नए नए खेलने आए थे, लगातार 2-3 50 थे। उसके बाद से मैंने इनको कभी स्कोर करते नहीं देखा। 19 मैचेस में 40 का एवरेज और 6 50 है। अब ये स्कोर जो है ना, ये है छोटे छोटे डोमेस्टिक लीग खेलकर, जैसे कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल लिया, अगर हुआ तो लंका प्रीमियर लीग खेल लिया, अगर हुआ तो सीपीएल खेल लिया। ये वो छोटी छोटी लीग्स में इन्होंने ये स्कोर बनाए हुए हैं। पहले बैटिंग करते हुए 250, सेकंड बैटिंग करते हुए 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। 15% सिलेक्शन है। हाँ, प्लेयर ठीक है, बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, तो आप इनको जीएल में रख लेना, स्मॉल लीग में। मेरी टीम में तो अभी नहीं है। नंबर 3 पर आपको कौन मिलता है? ए डोनाल्ड, जिनका 30 का बैटिंग एवरेज है। और लास्ट मैच की बैटिंग देखते तो आपको समझ में आता है कि यार इसने कैसे 30 का एवरेज मेंटेन कर रखा। प्योर आड़े बल्ले से शॉट, प्योर आड़े बल्ले से शॉट। अगर थोड़ा भी अच्छा गेंदबाज है, वो बिल्कुल देर नहीं करेगा पैड पर बॉल मारने में, बिल्कुल देर नहीं करेगा। और वही हुआ था लास्ट मैच के अंदर, लॉकी फर्गसन ने पैड पर बॉल मार दी, बहुत आराम से मार दिया था। अब चूंकि बल्ला चलाते हैं, मतलब अगर स्ट्राइक रेट आप देख रहे हो तो लगभग 200 के आसपास है। और जो आड़े बल्ले से खेल रहा है प्योर, उसका काम ही यही है कि बल्ला चलाएगा सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। बल्ले पे बॉल आती रही, चौके छक्के लगते रहेंगे, नहीं आई भाई आउट हो गए। 650 है। और थोड़ा उसके सामने ये 3 बार आउट हो चुके हैं। अभी के लिए मेरी स्मॉल लीग की टीम में नहीं है, 1-2 मैचेस में और बैटिंग करते हुए देखेंगे अच्छी लीग्स में, उसके बाद तय करेंगे हम। ठीक है, जेम्स कॉल्स इनको परेशान करेंगे। इसके बाद है जॉय क्लर्क। जॉय क्लर्क ने खेले थे कुछ क्लासी शॉट्स, जिसकी वजह से इनको मैंने टीम में रखा है। 27 का बैटिंग एवरेज है, 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। सेकंड बैटिंग करते हुए इन्होंने 5-50 बनाया है। और ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने ये 5 बार पहले आउट हो चुके हैं। तो जेम्स कॉल्स इस तरह की गेंदबाजी कर लेते हैं। फिर आएंगे जैकब बेथल। जैकब बेथल मेरे वर्तमान में वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर में से एक है। अब आप कहोगे यार इसने तो ऐसा कुछ कमाल किया नहीं, तीर चलाया नहीं, खेलने का तरीका मुझे पसंद आया इनका, बहुत बढ़िया बैटिंग कर लेते हैं, बढ़िया बॉलिंग कर लेते हैं। हालांकि ये कि उतने मौके मिल नहीं रहे। 16 इनिंग में 10 विकेट है, 29 का एवरेज और 650 है। ये पहले बैटिंग करते हुए ही आपके काम आ पाएंगे, सेकंड बैटिंग में उतना काम नहीं आ पाएंगे। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ऑर्थोडॉक्स के सामने ये 5 बार पहले आउट हो चुके हैं। ठीक है, बॉलिंग करेंगे तो और भी अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद लिविंगस्टन पिछले मैच में 39 का स्कोर किया था। 2024-25 में इनका 22 का बैटिंग एवरेज है, 18 विकेट निकाल चुके हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग और राइट आर्म मीडियम के सामने इनको थोड़ी दिक्कतें रही हैं। जॉर्डन इनको 2 बार और ताइमल मिल्स ने भी इनको 2 बार पहले आउट किया है, लेकिन 48 और 55 गेंदों का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत बड़ी समस्या नहीं है।
इसके बाद है डैन मॉसली, जिनका साउथन के सामने बैटिंग में 4 का और पिछले एक साल में 23 का एवरेज रहा है और 40 विकेट खाते में शामिल है। लेकिन टीम के पास में कुछ ऐसे प्लेयर मौजूद है जो अपनी बॉलिंग पूरी कर रहे हैं और प्लस बैटिंग भी कर पा रहे हैं, इसीलिए हम उन्हीं की तरफ जाएंगे। डैन मॉसली एक अच्छा ऑप्शन होते अगर 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 थोड़ा 20 ओवर का मैच होता। बेनी ओवल ने लास्ट में जो बैटिंग बहुत अच्छी की थी और 44 इनिंग में 40 विकेट इनके पास में मौजूद हैं। पहले बॉलिंग करते हुए 25 विकेट है, लगभग 15 गेंदें डालने का इनको मौका मिल जाएगा। इसके बाद टीम साउथी की तो 2 विकेट आए लास्ट मैच के अंदर, 24 इनिंग 28 विकेट है। ये पहली इनिंग में स्पेशली बहुत अच्छा करते हैं, स्पेशली पहली इनिंग में अच्छा करते हैं। याद रखना ये चीज ये बताया था मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कि कुछ ऐसे प्लेयर जिनको पहली इनिंग में ही रखना है। फिर आते हैं एडम मिलने। एडम मिलने दोनों इनिंग्स के बहुत अच्छे पिक हैं, जबकि मात्र 40% लोगों ने रखा हुआ है। और इसके बाद नाम आता है ट्रेंट बोल्ट का, जिन्होंने 39 में 48 विकेट निकाले हैं। ये भी दोनों इनिंग के लिए अच्छे हैं क्योंकि ये पावर प्ले के बॉलर हैं, पावर प्ले के विकेट टेकर बॉलर है, इसलिए ये दोनों इनिंग में अच्छे पिक है। अब आप आइए यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस पे। स्मॉल लीग में बेन डकेट, टाइमल मिल्स और ट्रेंट बोल्ट, इनको ट्राई कर लेना, ज्यादा दाएं बाएं भागने की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या कहा, गेंदबाज अच्छा चॉइस रहेंगे। बाकी जैकब बेथल और बेनी ओवेल को ट्राई कर सकते हो जीएल में। अब क्या कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया है वो देखिए जरा। बेन डकेट कप्तान है, जॉय क्लर्क है, लिविंगस्टन है, और इसके अलावा बेनी होवेल, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउथी और एडम मिलने रखे हैं। जॉर्डन और ताइमल में वाइस कैप्टन विंसी और रॉय है। क्या क्या चेंजेस पॉसिबल है वो सुन लो जरा। एक तो आप जेम्स कोल्स को टीम में रख सकते हो, अगर ये टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो क्रेग ओवरटन को टीम में पटक सकते हो। अगर ये टीम सेकंड बॉलिंग कर रही है तो साउथी को हटा के यहाँ पे आप जैकब बेथल को ऐड कर सकते हो। ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो पॉसिबल है और आपको करना भी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक ब्रेसवेल, जेम्स कोल्स और क्रेग ओवरटन, ये 3 ऐसे प्लेयर है जो इस टीम से यहाँ पे एंट्री मार सकते हैं। और यहां से सिर्फ एक जैकब बेथल है जिसको आप रख सकते हो इस टीम के अंदर। तो ये वो टोटल 4 प्लेयर है जिनको आप रिप्लेस कर सकते हो इस स्मॉल लीग की टीम में। बाकी टॉस के बाद अगर आप लोग मेरे साथ में हो तो मैं आपको टेलीग्राम पे सारे अपडेट दे ही देता हूं, तो वहां रहो आप। लिंक डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों जगह है। और ध्यान रखिए, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय। जय हिंद, जय महाकाल।